हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे, पढ़ रहे होंगे मन लगाकर, है ना। तो आज शुरू करते हैं हम लोग कुलॉम्स लॉ। कुलॉम्स लॉ क्या होता है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे चार्ज एंड चार्ज का प्रॉपर्टीज पढ़े, चार्ज बॉडी का प्रॉपर्टीज पढ़े थे। चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, चार्ज कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, चार्ज का कंजर्वेटिव नेचर क्या होता है, चार्ज इनवेरिएंट होता है, चार्ज मासिव नेचर का होता है, चार्ज क्वांटाइजेशन होता है। इन सब चीज़ के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी होता है ना। चार्ज का यूनिट होता है आपका कूलम्ब्स, और अदर यूनिट हमने बताया था चार्ज का फ्रैंकलिन और ईएसयू मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स और फ्राडे। ठीक है, ये सब क्या आपका चार्ज का अदर यूनिट्स हो जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है आपका चार्ज का वो फ्रैंकलिन होता है, और सबसे लार्जेस्ट यूनिट जो होता है आपका वो फ्राडे होता है। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कल कि 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। ये सब चीज़ छोटा छोटा टर्म आपको याद होना चाहिए, खास करके नीट वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये सब चीज़। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, हम शुरू करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ में हम जानेंगे कि दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स क्या होता है, कैसे जनरेट करता है फोर्स, ठीक, कितना फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, वो हम जानेंगे। तो इसके पहले थोड़ा सा हम एक टर्म बोलना चाहते हैं कि जब इस टॉपिक को पढ़ने के पहले आपको वेक्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन खास करके आना चाहिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का जो फॉर्मूला होता है, दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर थीटा है, ए और बी दो वेक्टर है, उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है F इक्वल टू, या फिर जो भी रिजल्टेंट फोर्स R इक्वल टू A² + B² + 2AB cos थीटा का होल अंडर रूट, वो आपको इंपॉर्टेंट यानी कि आपको याद आना होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक में आपका क्या है, आपका यूज है उसका। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली आपको आना ही चाहिए। कूलम्ब्स लॉ को समझ के नहीं, वेक्टर आपको आना ही चाहिए न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम जानते हैं सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ को समझने के लिए आप थोड़ा बहुत आप क्लास 11th में ग्रेविटेशन पढ़े होंगे कि जब दो मास है, दोनों मास के बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना। तो दो मास बॉडी के बीच में जो फोर्स होता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और वो फोर्स न्यूटन्स के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसा कि हमने कल पढ़ाया था कि जो चार्ज जो होता है मास का प्रॉपर्टीज होता है, तो सेम चीज कूलम्ब्स ने उस चीज को पकड़ा, और कूलम्ब साहब ने उस चीज को पकड़े, और यहाँ पे देखे कि अच्छा दो चार्ज बॉडी है, तो अगर मास है तो उसके पास चार्ज भी है ही, तो चार्ज होगा तो जिस तरह से आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वैसे ही उस बॉडी में चार्ज होने के बाद फोर्स भी जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन जो चार्ज का नेचर होने के कारण, चार्ज का दो नेचर होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या होता है कि जब दो पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है या फिर दो नेगेटिव चार्ज, सेम टाइप का चार्ज है, ठीक है, अगर दो सेम टाइप का चार्ज है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रिपल्सन होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका रिपल्सन होगा। ठीक है, रिपल्सन मतलब कि दो सेम टाइप नेचर वाला मनुष्य अगर मिल जाता है तो उसके बीच में क्या होता है, हमेशा दुश्मनी होता है ना। सेम नेचर वाला आदमी मिल जाता है तो क्या होता है, आपको दुश्मनी होता है। सेम चीज यहाँ पे अगर अपोजिट नेचर वाला पर्सन मिलता है तो उसके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, मतलब प्यार हो जाता है ना। बीच में क्या हो जाता है, आपका अट्रैक्शन होता है। ठीक है, हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन उसमें अगर सेम नेचर वाले में रिपल्सन तो होता ही है ऑलवेज, बट कभी कभी इसमें अट्रैक्शन भी होता है सेम नेचर वाले में, है ना। जैसे कि आजकल तो बहुत सारा चीज वो वैलिड है, हर जगह वैलिड है, बट वो आपका इंडक्शन में होता है। कहाँ पे होता है, आपका इंडक्शन में होता है। मेरा बात को आप समझे होंगे, अगर सेम नेचर वाला, सेम मनुष्य टाइप का रिपल्सन, मतलब उसके भी बीच में भी अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। लेकिन वो जनरली अट्रैक्शन होता है, बट वो जनरली बहुत ही कम रेयर केस में, इंडक्शन के केस में होता है। बट हम लोग जनरली यही दो ही केस करेंगे, पॉजिटिव अगर सेम टाइप का चार्ज होगा रिपल्सन होगा, अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स के डायरेक्शन को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम फोर्स की डायरेक्शन को समझने के पहले जान लेते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में स्टेटमेंट क्या था कूलम्ब्स लॉ का। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कूलम्ब्स ने क्या कहा कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स जो होता है, द फोर्स जो होगा अट्रैक्टिव भी होगा, रिपल्सिव होगा। दिस लॉ ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बिटवीन टू चार्ज, अगर दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आपका प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, यानी कि जब दो चार्ज होगा और दोनों चार्ज को किसी आर डिस्टेंस पे रखा गया है, दोनों चार्ज को किसी आर डिस्टेंस पे रखा गया है और आर डिस्टेंस पे रखने के बाद दोनों की चार्ज के बीच में फोर्स होगा, वो फोर्स आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो फोर्स आपका रिपल्सिव भी होगा, वो डिपेंड करेगा कि चार्ज का नेचर कैसा है ना। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपल्सिव होगा, अगर निगेटिव निगेटिव होगा तब भी क्या होगा आपका रिपल्सिव होगा, अगर पॉजिटिव निगेटिव होगा तो क्या होगा दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, आ जाते हैं अब अकॉर्डिंग टू दिस कूलॉम्स लॉ उन्होंने क्या कहा, जो फोर्स जो होगा आपका, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, है ना। जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या कि फोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रहा है वो भी डायरेक्टली, अगर चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स होगा वो बढ़ेगा, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस मतलब क्या कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, तो इन दोनों को अगर हम मिला के लिखते हैं तो फोर्स जो होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका K इक्वल टू फोर्स F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे हम K को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। K यहाँ पे क्या हो गया आपका, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो गया, है ना, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलेंगे। और ग्रेविटेशनल फोर्स में आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था, है ना, जिसका वैल्यू जी हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और जी का वैल्यू होता है आपका 6.67 × 10⁻⁻⁴